टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में मैं एक ख़ास मौजू पे एक अलग से डिस्कस करना चाहूँगी। ये गुज़िश्ता प्रोग्राम से रिलेटेड ही मौजू था, लेकिन ये मौजू ज़रा सा हट जाता है। जिस तरह अमूमन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि बच्चियों के मामलात में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, आजकल पाकिस्तान में इसका बहुत रुझान है। न सिर्फ पाकिस्तान में, ओवरऑल आप देखेंगे कि बड़ी तादाद बच्चियों की जो है जो ट्रैफिक होके आती है, किसी भी दूसरे जगह पे जाती है, या इवन कि अपने मुल्क के अंदर ही ट्रैफिक होके वो इस्तेमाल होती हैं। आप देखेंगे अमूमन वो, मैं आपको इस एंगल पे अब अलग एक दूसरे एंगल से उसी मौजू को दिखाने जा रही हूँ कि जो मौजू हम बच्चियों का जिक्र कर रहे थे कि ये बच्चियों के ऊपर ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, इसी मौजू को डिफरेंट एंगल से कि इसी चीज़ का इस्तेमाल जो है जो मुफाद परस्त अनासर होते हैं या वो लोग जो इन मामलात को अपने हक में कैसे इस्तेमाल करते हैं जब जो बच्चियां इनका शिकार होती हैं। अब देखेंगे ये सेक्स ट्रैफिकिंग ग्रो होते हैं। अब दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये एक ऐसा सेक्स ट्रैफिकिंग एक ऐसा मौजू है जो इंसानी सोसाइटी में पहले दिन से राइज है। हमेशा से ये किसी भी इंसानी सोसाइटी का हिस्सा रहा है। कभी भी किसी भी सोसाइटी को इससे आज़ाद नहीं किया जा सका। इसकी वजह यही है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल, ये कभी भी उस तरह उस एंगल पे ये चीज़ें नहीं चलाई जा सकती कि जिन पे हम अपने इखलाकी ज़ाब्ते बना के उनको अपने पे राय में ढालें। ये इंसानी मुआशरे हैं और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मफाद के लिए भी जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो भी साथ साथ चलते हैं इन तमाम चीज़ों के साथ जो इनको लेके। अब जिस तरह वो बच्चियाँ जो घर के माहौल से निकल जाती हैं या किसी भी तनाज़र में आप समझ लें कि उनके जो पूरे उनके ऊपर फैक्टर्स चल रहे हैं, उनके एज फैक्टर्स, उनके घर के मसाइल, इन सब का बोझ ना लेते हुए वो तंग आके बेजारी में वो निकल गई। अब आगे जो बैठे हैं जो लोग, ज़रूरी नहीं कि हर बच्ची इस अमल से गुजरे, लेकिन मेजॉरिटी जो इनका शिकार होती हैं बच्चियां एंड अप होती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए। तो आप देखें ये पूरी इंडस्ट्री जो होती है सेक्स ट्रैफिकिंग की, इसका जो माइंड सेट है वो कैसे वर्क करता है। जो वो लोग जो बच्चियों को निकलने में उनके घरों से जो बाकायदा उनको ट्रैक कर रहे होते हैं, उनको अब सोशल मीडिया पर भी वो लोग बैठे हैं ग्रुप, सारे तमाम सोशल जो मीडिया है उसके ऊपर बाकायदा जो बच्चियां या बच्चे ऐसे माहौल में अपने जो पोस्ट लगा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, अपना इजहार कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, उनके अंदर ही वो लोग भी मौजूद होते हैं जो उनके शिकार के लिए शिकरों की मानिद जिस तरह शिकार बनाए पिंजरा लगाए बैठे होते हैं। तो वो लोग जब जैसे ऐसी पोस्ट की तलाश में रहते हैं, ऐसे माइंड सेट की तलाश में रहते हैं जहां से उन्हें किसी भी तौर ये लगे कि ये बच्चा या बच्ची कहीं ना कहीं से किसी डिप्रेशन का अपसेट है, घर का माहौल या किसी भी एंगल में इस माइंड सेट का शिकार है कि उसको आसान अल्फाज में उसका जो है उसको एक ऐसा हाथ चाहिए कि वो बाहर भाग लगे या बाहर निकल आए उस माहौल से, तो वो उसके लिए इजी टारगेट होता है उनके लिए। ये बात हकीकत है। यहाँ पे एक ऐसे बेशुमार जो ग्रोह हैं उनके जब तज्जियात की स्टडी की गई है कि वो तमाम लोग जो बाकायदा जिन्होंने कई बच्चियों को घरों से निकाला, जिनको हम उर्फ़े आम में पिंप कहते हैं या ट्रैफिकर कहते हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। आप इन चीज़ों को हमारे नज़दीक को के इन बातों के ऊपर गुफ्तगू करना तबू के ज़ुमरे में आता है या हम इनको गुनाह या इस तरह के पेराए में ढालते हैं कि इन पे बात करने से कतराते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जो हमारे बच्चों के लिए शिकार की माने जो है घात लगाए बैठे हैं।
अगर हम इनको समझेंगे नहीं, इनके माइंड सेट को नहीं समझेंगे, इनके कैसे वर्क करता है इनको नहीं समझेंगे, तो हम कैसे अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द जो कमजोर वनरेबल बच्चे हैं उनको कैसे उनका शिकार बनने से बचा पाएंगे। या अगर कोई शिकार बन भी गया है तो हमारी नजर में आया है कि वो शिकार बन गया, कैसे उनके पिंजरों से छुड़ा पाएंगे, उनके पंजों से। इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें उस माइंड सेट को समझना जरूरी होता है जैसे वो वर्क कर रहा होता है। तो ये जो तमाम ग्रोह होते हैं जो ट्रैफिकर के तौर पे काम करते हैं, उनका माइंड सेट उनको बकायदा बच्चियों की नफ्सियात में उनको बकायदा बड़ा उनके नौजवान बच्चियों की नफ्सियात को समझने में उनको बड़ी महारत दिलाई जाती है। उनको बकायदा उनके एटीट्यूड्स, उनके रवैये इस तरह बताए जाते हैं। आप देखेंगे ये वो लोग होते हैं, आप अगर इनसे नॉर्मली बात करके देखें, उनसे जो ट्रैफिकर्स हैं, तो आप उनसे बात करके पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो नॉर्मल जिंदगी में ये इंसान जो है कोई ऐसा काम कर रहा है जो इंतहाई गैर इखलाकी या गैर इंसानी है, क्योंकि उनका वे ऑफ टॉक, उनका बिहेवियर इतना परफेक्ट होगा कि वो फौरन किसी भी इंसान को अपने दाम में ले ले। तो ये उनका बकायदा डेवलप किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग्स में दी जाती है इस चीज की, ताकि वो लोग इस तरह उन बच्चियों के लिए को निकालने में हेल्पफुल साबित हो, उन बच्चियों को जो ऐसी कंडीशन में है कि वो कोई भी हेल्प के लिए या किसी तरह भी घर से शदीद बेजार है, एनवायरनमेंट ऐसी है, उससे तंग है, उसकी वजह चाहे कोई भी हो, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। इसमें हम बच्चियों को मैं यहाँ दोष नहीं दूंगी। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, अपने प्रेशर से, अपने ब्रेन केमिकल से, अपने हार्मोन से, अपने बॉडी चेंजेस से, किसी भी तरह वो अपने रवैये की बिना पे रिएक्ट करते, साथ वालों के रवैयों से वो बुरी तरह जो है तनाव का शिकार है, और वो उस लम्हे वो कुछ सोच नहीं पा रही, उसको सिर्फ एग्जिट चाहिए। तो ये लोग उसको सेफ एग्जिट देने के बहाने आगे जाते हैं और उनको वहां से सेफ एग्जिट देने का जो सबसे जो एक आम जो लफ्ज है वो होता है आई लव यू। आप उनको ये 3 हरफ कहिए उस बच्ची को, जो बच्ची अपनी इस तरह की कैफियत का शिकार है, ये सबसे सेफ एग्जिट उनके लिए, इजी से वहां से वो बच्ची निकल जाएगी, उसको परवाह भी नहीं होगी कि पीछे कौन है। ये जो मामलात हैं ये आसान मामलात समझने हरगिज नहीं है। इनको समझने के लिए हमें तमाम इनके आउटकम्स को समझना पड़ता है। आज तक जितनी बच्चियां आप देखेंगे, चाहे वो उठवाई गई हैं, उनका एक अलग पहलू है, जिनको जबरदस्ती उठवाया जाता है, लेकिन वो बच्चियां जो अपनी मर्जी से जाती हैं और एंड अप होती हैं सेक्स ट्रैफिकिंग में, उनकी मर्जियां जो हैं उनके पीछे ये अवामिल होते हैं कि उनके घर ज़ंदान की मानिद होते हैं, उनके पाँव में बेड़ियां कल्चर्स की या रवायात की बेड़ियां होती हैं, सोचों की बेड़ियां होती हैं, जो उनके रवैयों को समझने की बजाय रिएक्ट कर रही होती हैं और इस तरफ जो है ड्रैग कर रही होती हैं, उनको पूरी तरह पुश कर रही होती हैं कि वो जाके उस जाल में फंसे जो जाल उनके लिए बकायदा बनाया गया है उनको फंसाने के लिए। तो इसमें कसूरवार कहाँ पे कौन हुआ, आप सोचिए जरा। एक नाबालिग बच्चे को हम कभी भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते किसी भी तरह उस एक्ट का जिसमें वो कोके खुद से गया, लेकिन वो अपनी ज़हनी एबिलिटी के हिसाब से वो नाबालिग है, हम उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। कानून भी जो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, वो भी तब लागू होते हैं किसी इंसान पे जब उनकी जो ब्रेन की सलाहियत बलूगत की हद को टच कर जाए। और ये एक सर्टन एज, स्पेसिफिक एज जो है, ये 18 साल की एज इंटरनेशनली जो मानी जाती है किसी भी बच्चे के लिए, उसको एक बालिग, ज़हनी तौर पे बालिग समझने के लिए। हालांकि वो ज़हनी तौर पे बालिग नहीं होता उस एज में, हाँ बलूगत की हद को जो है वो क्रॉस कर जाता है, बलूगत की हद में आ जाता है। यानी 18 साल से पहले का जो बच्चा है वो नाबालिग ही कहलाता है, और उसका हर एक्ट जो है वो बलूगत के अंडर नहीं आएगा,
और हम भी कोई हक नहीं रखते अपने मुआशरे में हों, चाहे रवायात के अंडर हों, चाहे मजहबी प्रेशर हो हमारा, हम किसी तौर इस तरह के हकूक जो हैं नहीं रखते कि उन बच्चों के ऊपर जो अपनी इन मसाइल का शिकार हों, उनको अपनी किसी भी तौर उस तरह हम ट्रीट करें कि वो उनका एंड जो है नुकसानदेह हो, उनके लिए वो चीज़ें हमारे रवैये घातक साबित हों। 18 साल की उम्र जो है वो कानूनी तौर पे बालिग बाज़ जगहों पे है, बाज़ जगहों पे 21 साल की उम्र है। बाज़ जगहों पे क्योंकि ये ब्रेन डेवलप करना बाज़ लोगों का 18 साल की उम्र में भी डेवलपमेंट का सफ़र शुरू नहीं होता। ये भी यहाँ पे भी बहुत से इंडिविजुअली डिफरेंट नज़र आते हैं हमें इस जगह पे आके भी। लेकिन क्योंकि कॉमन ये एज है, इस वजह से इसको समझा गया है बलूगत की एज। अब आप यहाँ पे सोच लीजिए कि हम जब बच्चे या बच्चियां जो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंडर आते हैं, सबसे जो खतरनाक एज है वो स्टार्ट होती है 15 से 16 17 14 15 14 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 15 16 17 16 सबसे हार्ड एज है। 16 का जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा रेड जोन में आता है बच्चियों का, क्योंकि ये सबसे खतरनाक एज है कि इस वक्त बच्चे को इस एज की बच्ची का बहुत जो वनरेबल जो एज है ये वाली, कि इसमें ये रेड अलर्ट में आता है और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इजी टारगेट है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको मैसेज है इस बात का, इससे समझ आ जाएगी कि किस तरह जो शिकारी या दूसरे अनासिर होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, हमारे रवैयों के बिना पे रिएक्ट करते रवैयों को कैश करवाने के लिए कैसे जाल बिछाते हैं, इस पे सोचने की हमें जरूरत है। क्योंकि हमारे ये रवैये कल को हमारी नस्लों को किस नहज पे ले जाते हैं, इसमें कसूर हमारा होता है। हम नाबालिग को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, लेकिन बीइंग अ एडल्ट, बालिग होने के नाते हमारे रवैयों से अगर बनता है या उसके लिए ये उसका एंड होता है, आउटकम ये आता है, तो हम इसमें मुजरिम ठहरते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे जो है कोई पैगाम मिला होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।